स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का एग्जाम गुरुजी भाई अरविंद सर यूट्यूब चैनल में। इस वीडियो में कंप्लीट करने वाले हैं यूपी पुलिस रेडियो ऑपरेटर के लिए साइंस के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को। और क्लास में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको एक बात और बता दूं कि इसमें लगभग 40 क्वेश्चन कंप्लीट करेंगे और भाई 40 क्वेश्चंस में आपका स्कोर जो है ये 35 प्लस होना चाहिए। और ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि इसमें आज जितने भी क्वेश्चंस हैं ये आपके पढ़े हुए क्वेश्चंस हैं। मतलब ये हुआ भाई कि आज मैंने ईजी लेवल क्वेश्चंस को रखा है। अब ये इतने भी ईजी नहीं है कि आप अब जितना समझ रहे हो भाई, अच्छे लेवल के सवाल हैं, लेकिन ये वही सवाल हैं कि जो आप जानते हैं, है ना। तो चलिए शुरू करते हैं। और 40 क्वेश्चन में कम से कम आपका 35 होना ही होना चाहिए। आप ये कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा कि आपका स्कोर कितना है। ये मैंने पहले इसलिए बता दिया है ताकि आप काउंट करते हुए चलें कि आप कितना सही कर पाते हैं और कितना गलत कर पाते हैं। तो काउंट करते हुए चलिएगा और ऑफलाइन कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। चलिए शुरू करते हैं। हाँ, इसके पहले जितने भी क्लास हुई है नहीं देखें तो ज़रूर देखिएगा। डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी, आप वहाँ से आप प्लेलिस्ट को चेक कर सकते हैं या फिर डायरेक्ट आप प्लेलिस्ट में जाइए, वहाँ से आप सभी क्लास को देख सकते हैं। जी के टॉपिक वाइज के भी आप क्लासेस हो रही हैं, आप उसको भी देखिए, उसका भी फ़ायदा उठाइए। चलिए शुरू करते हैं। PDF टेलीग्राम पे मिल जाएगी। क्वेश्चन नंबर 1 है कि शक्ति का मात्रक है। मैंने पहले ही बताया है कि क्वेश्चन जो है ईजी टू मॉडरेट है, तो आपको अच्छे से और अपना स्कोर देखते हुए चलना है। शक्ति का मात्रक क्या है बताइए। राइट आंसर जो हो जाएगा ये हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, वाट। वाट जो है ये शक्ति का मात्रक हो जाएगा। देख लीजिए गाइस यहाँ पे कि जो शक्ति है P यानी कि पावर, पावर जो है ये W यानी कार्य, और समय यानी T इसके अनुक्रमानुपाती के बराबर होता है। कहने का मतलब है मेरे प्यारे भाई कि जो आपका शक्ति होता है ये कार्य और समय के अनुपात के बराबर होता है। और दूसरी बात, एक बात और याद रखिएगा, अगर आपसे एग्जाम में ये वाट ना दिया जाए और वाट के स्थान पर जूल प्रति सेकंड दे दिया जाए तो आप इसे ही टिक करेंगे, क्योंकि आप जानते हैं कि कार्य का सही मात्रक जूल होता है और समय का सही मात्रक जो है सेकंड होता है। तो जूल प्रति सेकंड भी आपका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है भाई, आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल देखो। प्रकाश वर्ष जो है किसकी इकाई है। बहुत ईजी सवाल ये भी है, बताइए प्रकाश वर्ष इकाई है। राइट आंसर हो जाएगा दूरी की। प्रकाश वर्ष जो है यह दूरी की इकाई हो जाएगा। सही आंसर हो जाएगा आपका ए ऑप्शन, दूरी की। अगला सवाल देखिए। अगला सवाल आपसे क्या कह रहा है कि एंगस्ट्रम जो है किसकी इकाई है। एंगस्ट्रम जो है यह किसकी इकाई है, बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। सही आंसर हो जाएगा तरंग दैर्ध्य की। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा तरंग दैर्ध्य की। अगला सवाल देखिए। निम्नलिखित में से कोई सुमेलित नहीं है। आपको बताना है इसमें कौन सुमेलित नहीं है। नहीं है, आपसे पूछा जा रहा है, जल्दबाजी नहीं करना है। नॉट जो है ये जहाज के चाल की माप को मापता है। बिल्कुल सही है, क्योंकि आप जानते हैं कि नॉटिकल मील के द्वारा हम समुद्र की जो लंबाइयाँ वगैरह हैं इनको मापते हैं। ठीक है, नॉटिकल मील नौसंचालन में प्रयुक्त दूरी को मापता है। ठीक है, ये भी सही है। मैंने अभी कहा ना कि नॉटिकल के द्वारा मापते हैं दूरी या फिर लंबाई को, और नॉट जो है इसकी माप को मापता है। बात वही है। मैक जो है ये उच्च वेग को मापता है। बिल्कुल सही है। कैलोरी जो है सामर्थ्य को मापता है। बिल्कुल गलत है, क्योंकि कैलोरी जो है ये आपके खाद्य ऊर्जा को मापता है। आपने देखा होगा, जैसे कि आप देखे होंगे एक ब्रेड का पैकेट आता है, उसमें लिखा होता है कैलोरी, है ना, कैलोरी ब्रेड। तो कैलोरी जो होता है भाई ये आपकी खाद्य ऊर्जा को मापता है। जो आपकी खाद्य ऊर्जा को हम कैलोरी में मापते हैं। ठीक है, तो ये गलत दिया गया है। तो यहाँ पे गलत कौन सा हो जाएगा आपका, कैलोरी सामर्थ्य। ऑप्शन डी गलत है। अगला सवाल देखिए। निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेल नहीं है। यहाँ पे भी आपको बताना है कि कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है। देखिए, डेसिबल से ध्वनि की प्रबलता की इकाई को मापते हैं। बिल्कुल राइट है। अश्वशक्ति से शक्ति की इकाई मापा जाता है। ये भी सही है। समुद्री मील में नौसंचालन में दूरी की इकाई को मापते हैं। ये भी सही है। समुद्री मील या जिन्हें आप कहते हैं नॉटिकल मील, बात एक ही है। ठीक है। सेल्सियस से ऊष्मा की इकाई को मापते हैं। गलत है, क्योंकि सेल्सियस से हम ऊष्मा की इकाई नहीं बल्कि सेल्सियस से हम ताप या फिर तापमान को मापते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे गलत कौन सा हो जाएगा, सेल्सियस जो है ये ऊष्मा की इकाई, ये आपका गलत हो जाएगा। ऑप्शन डी जो है ये यहाँ पे रॉन्ग हो जाएगा।
अगला सवाल देखिए, डॉप्सन इकाई का प्रयोग जो है ये किसके मापन में किया जाता है? ये भी इंपॉर्टेंट सवाल है, जल्दी से बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। डॉप्सन इकाई का प्रयोग जो है यह किसके लिए किया जाता है? और भाई अगर आपको मेहनत अच्छी लग रही है तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, क्योंकि मेहनत जी जान शिद्दत अपना कीमती समय आपके लिए खर्च करते हैं। इतनी जिम्मेदारी बनती है, आप इतने समझदार हैं कि आप अपनी जिम्मेदारी को समझते हैं। तो अगर आपको अभी तक ये लगा है भाई कि मेहनत आपके लिए ही हो रही है तो लाइक कर दो। अगर चैनल पर पहली बार हो तो सब्सक्राइब कर लो, ताकि बेनिफिट आपको मिलता रहे। कोई भी क्लास अपलोड हो नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले और उसका बेनिफिट आपको मिल पाए। तो प्लीज़ अगर आप अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो अभी सब्सक्राइब करके बगल में बेल बटन को जरूर प्रेस कर दीजिएगा और सेलेक्ट ऑल पर क्लिक कर दीजिएगा, ताकि आने वाली फ्यूचर की हर एक नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको समय से मिला करे। डॉप्सन इकाई का प्रयोग जो है यह हम किसके लिए करते हैं? सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, ओजोन परत की मोटाई मापने के लिए। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। और भाई अगर आपसे सवाल ये पूछा जाए कि ओजोन परत जो है यह किस मतलब क्षेत्र के ऊपर है, तो आप क्या कहेंगे? अंटार्कटिका क्षेत्र, या फिर कहा जाए तो अंटार्कटिका महासागर के ऊपर है। ठीक है, ये ओजोन जो परत है ये अंटार्कटिका महासागर के ऊपर सबसे अधिक मात्रा में। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा यहाँ पे। अगला देखिए, सोनार जो है यह निम्न में से किसके द्वारा प्रयोग किया जाता है? सोनार जो है यह किसके द्वारा प्रयोग किया जाता है? सोनार का प्रयोग जो है किसके लिए किया जाता है? बताइए राइट आंसर क्या होगा। अंतरिक्ष यात्रियों द्वारा, डॉक्टरों द्वारा, नौसंचालकों द्वारा या इंजीनियरों द्वारा? राइट आंसर क्या होगा जल्दी से बताइए। करेक्ट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा? देखिए, सोनार का प्रयोग जो है ये नौसंचालकों द्वारा किया जाता है। राइट आंसर हो जाएगा आपका सी ऑप्शन, नौसंचालकों द्वारा। पीडीएफ में आपको इसका सॉल्यूशन मिल जाएगा। ठीक है, सोनार का प्रयोग नौसंचालकों द्वारा किया जाता है। सोनार के द्वारा समुद्र में डूबी वस्तु की स्थिति जानने के लिए उच्च आवृत्ति की पराश्रव्य तरंगों को महासागर की गहराई में भेजा जाता है, जिससे समुद्र में डूबी वस्तुओं की स्थिति का पता लगाया जाता है। और अगर आपसे सवाल ये पूछा जाए कि समुद्र की गहराई हम किससे मापते हैं, या समुद्र की गहराई को किस यंत्र द्वारा मापा जाता है, तो इसका आंसर एक बार आप फटाफट दे दीजिए, फिर आगे हम बढ़ेंगे। तो एक बार फटाफट जल्दी जल्दी बता दीजिए समुद्र की गहराई। देखो भाई, गहराई जो है फायदोमीटर द्वारा मापते हैं, इसको ध्यान रखिएगा, फायदोमीटर। ठीक है भाई। अगला सवाल देखिए, वायु की गति निम्नलिखित में से किसके द्वारा मापी जाती है? इजी सवाल है। वायु की गति जो है किसके द्वारा मापी जाती है? बैरोमीटर, एनीमोमीटर, हाइड्रोमीटर, विंड वेन। देखिए, वायु की गति जो है ये आप किसके द्वारा मापते हैं? राइट आंसर हो जाएगा आपका बी ऑप्शन, एनीमोमीटर। हमसे सवाल क्या पूछा गया है? वायु की गति किसके द्वारा मापी जाती है। अगर ये सवाल पूछा जाता कि वायु का दाब किसके द्वारा मापा जाता है, तब आप कहते हो बैरोमीटर। लेकिन भाई हमसे पूछा गया वायु की गति यानी वायु की स्पीड, तब आप कहेंगे एनीमोमीटर। और कभी कभी ये एनीमोमीटर न दे करके पवन वेग मापी दे देता है, तो आप इसे भी टिक कर पाएंगे अगर एनीमोमीटर ऑप्शन में ना दिया जाए तब। ठीक है भाई, तो इसको ध्यान रखिएगा, पवन वेग मापी या एनीमोमीटर बात एक ही है। ठीक है, अगला सवाल देखो, दूध का अपेक्षित घनत्व ज्ञात किया जा सकता है। मैंने पहले ही क्लास की शुरुआत में बता दिया है, क्वेश्चन इजी टू मॉडरेट है, तो आपको अपना स्कोर देखते हुए चलना है। कितना लुल्लू वाला सवाल अगर आप जानते हैं तो अच्छी बात है, नहीं जानते हैं तो बहुत ज़्यादा मेहनत की ज़रूरत है। ठीक है, दूध का अपेक्षित घनत्व किसके द्वारा मापा जाता है? तो टाइपिंग मिस्टेक है थोड़ा सा, यहाँ पे लैक्सो नहीं लैक्टो होना चाहिए। ठीक है, तो लैक्टोमीटर होगा, यहाँ पे ये लैक्टो है तो मैं लिख दे रहा हूँ भाई, जैसे जो नहीं जानते हैं वो देख लें, लैक्टोमीटर। ठीक है भाई, लैक्टोमीटर से दूध की शुद्धता को मापा जाता है, दूध का अपेक्षित घनत्व मापा जाता है। फिलहाल व्याख्या में बिल्कुल सही लिखा गया है लैक्टोमीटर, तो इसको आप ध्यान रखिएगा। अगला सवाल देखिए, क्या कह रहा है कि वायुमंडल में सापेक्ष आर्द्रता जो है किसके द्वारा मापी जाती है? वायुमंडल में सापेक्ष आर्द्रता जो है किसके द्वारा मापी जाती है? सही आंसर हो जाएगा हाइग्रोमीटर द्वारा। राइट आंसर हो जाएगा आपका बी ऑप्शन, हाइग्रोमीटर द्वारा। अगला सवाल है आपके सामने, देखिए, वॉशिंग मशीन कार्य करती है। वॉशिंग मशीन जो है या किस सिद्धांत पर कार्य करती है, इसका आंसर आप बताएंगे। सही आंसर हो जाएगा आपका बी ऑप्शन, अपकेंद्रीकरण के सिद्धांत पर। करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, अपकेंद्रीकरण के सिद्धांत पर। बाकी मेरे प्यारे भाई, जो मथनी से दूध या फिर कहा जाए कि दही जो मथा जाता है, मक्खन निकाला जाता है, दही कहा जाएगा,
दूध से मक्खन निकालने की मशीन, लेकिन दूध से नहीं, दही से निकलता है ना भाई। तो दही से मक्खन निकालने की मशीन जो है ये आपकी भी अपकेंद्रीय बल या फिर अपकेंद्रीकरण के सिद्धांत पर ये भी आपका कार्य करती है। और जो आपकी वॉशिंग मशीन होती है, जो कपड़ा साफ करने वाली मशीन होती है, ये भी आपका अपकेंद्री बल या अपकेंद्रीकरण पर कार्य करती है। निम्न में से कौन सी एक अदिश राशि है, आपको बताना है। इसमें स्केलर क्वांटिटीज कौन सी है, आयतन, त्वरण, संवेग या इनमें से कोई नहीं। देखो अदिश राशि, अदिश का मतलब होता है कि जिसमें केवल और केवल परिमाण हो, दिशा का कोई भी मतलब ना हो, उसे आप क्या कहेंगे, अदिश राशि। उसे आप कहेंगे स्केलर क्वांटिटीज। वो हो जाएगा यहाँ पे आयतन। करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ए ऑप्शन। आयतन जो है ये एक अदिश राशि है। जबकि यहाँ पे एक्सेलरेशन यानी त्वरण, मोमेंटम यानी संवेग, ये जो है भाई ये आपकी यहाँ पे वेक्टर क्वांटिटीज यानी कि सदिश राशि हो जाएगी। अगला सवाल है आपके सामने कि वायु शक्ति में ऊर्जा का कौन सा रूप इलेक्ट्रिकल एनर्जी में परिवर्तित होता है। आपसे सवाल क्या पूछा जा रहा है कि वायु शक्ति में ऊर्जा का कौन सा रूप इलेक्ट्रिकल एनर्जी में परिवर्तित होता है। मतलब आप समझने की कोशिश कीजिए कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी यानी विद्युत ऊर्जा में वायु शक्ति का कौन सा रूप इलेक्ट्रिकल एनर्जी में बदल जाता है। तो वायु शक्ति जो है ये आपकी विद्युत शक्ति में गतिज ऊर्जा द्वारा बदलती है। राइट हो जाएगा आपका सी ऑप्शन। जैसे आपने देखा है पवन चक्की, पवन चक्की जो है ये इसी का एक बेहतर उदाहरण हो जाएगा। तो राइट यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। चक्कर लगा रहे अंतरिक्ष यान से एक सेब छोड़ा जाता है तो वह क्या होगा, नीचे गिर जाएगा, ऊपर की ओर गति करेगा। देखो भाई ना तो नीचे गिरेगा ना ही वो ऊपर की ओर गति करेगा, जबकि वह उसी के साथ चक्कर लगाने लगेगा। तो मैं आपको दिखा देता हूँ, यहाँ पर आप देख लीजिए, अंतरिक्ष यान के साथ साथ उसी गति से गतिमान होने लगेगा। राइट हो जाएगा डी ऑप्शन। ठीक है। अगला सवाल है कि किसी वस्तु का भार कैसे होगा, ध्रुवों पर सबसे कम होगा या ध्रुवों पर सबसे अधिक होगा या विषुवत पर सबसे अधिक होगा या सर्वत्र समान रहेगा। किसी भी वस्तु का भार जो है ये कैसे क्या होता है, बताइए। राइट आंसर क्या हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 15। राइट आंसर जो हो जाएगा ये हो जाएगा ध्रुवों पर सबसे अधिक होता है। करेक्ट आंसर हो जाएगा वी ऑप्शन। किसी भी वस्तु का भार जो है ये ध्रुवों पर सर्वाधिक होगा। ऑप्शन बी परफेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। अगला सवाल है कि पेंडुलम घड़ी तीव्र गति से चल सकती है कब, शीतकाल के समय में, दोपहर के समय में, ग्रीष्मकाल के समय में या इनमें से कोई नहीं। पेंडुलम घड़ी जो भाई पेंडुलम घड़ी है ये तीव्र गति से कब चलेगी। राइट हो जाएगा आपका ये हो जाएगा शीतकाल में। करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए शीतकाल में। तो जो भी हमारे प्यारे भैया बहन ऑप्शन ए बता रहे हैं शीतकाल, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है। अगला सवाल है आपके सामने कि धरती के गुरुत्वीय क्षेत्र को पार करने के लिए किसी भी पिंड का वेग जो है ये कितना होना चाहिए। अब अगर आप जानते हैं तो आप ऐसा भी सवाल को पूछ सकते हैं, सवाल बना सकते हैं कि पलायन वेग का मान कितना होता है, या फिर धरती के गुरुत्वीय क्षेत्र को छोड़ने के लिए या पार करने के लिए कितनी वेग होनी चाहिए। कोई भी पिंड या कोई भी आप एक तरीके से कहा जाए तो टुकड़ा आप अगर फेंकते हैं और ऊपर की तरफ फेंकते हैं और अगर आपके टुकड़े फेंकने का वेग 11.2 किलोमीटर से ज़्यादा है या 11.2 किलोमीटर भी है तो वो अपना गुरुत्वीय क्षेत्र छोड़ करके चला जाएगा और फिर दोबारा नहीं आएगा। ठीक है भाई। तो 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड के वेग से आपका जाना चाहिए, मतलब बहुत ज़्यादा गति होनी चाहिए। राइट हो जाएगा डी ऑप्शन। ठीक है। इसे ही पलायन वेग कहा जाता है या पलायन वेग का मान कहा जाता है। ध्यान रखिएगा, आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है। अगला सवाल देखिए क्या कह रहा है। वर्षा या फिर पानी की बूंद की गोलाकार आकृति का कारण क्या है। वर्षा का पानी या जो पानी होती है उसकी बूंद जो होती है ये गोल होती है, इसका मुख्य कारण क्या है ये बताना है। इजी सवाल है। राइट हो जाएगा आपका वो हो जाएगा यहाँ पे पृष्ठ तनाव। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा पृष्ठ तनाव। ओके आगे बढ़ते हैं। साबुन के बुलबुले के अंदर का दाब जो है ये कैसा होता है। साबुन के अंदर जो साबुन के बुलबुले होते हैं इनके अंदर का दाब जो है ये कैसा होता है। थोड़ा सा इम्पोर्टेंट सवाल बन जाता है। तो बताइए
साबुन के बुलबुले के अंदर का दाब जो है यह वायुमंडलीय दाब से अधिक होता है। राइट हो जाएगा आपका बी ऑप्शन, वायुमंडलीय दाब से अधिक होता है। ठीक है, तो साबुन के बुलबुले के अंदर का दाब वायुमंडलीय दाब से अधिक होता है। ताप बढ़ने के साथ द्रव की सांद्रता में क्या परिवर्तन हो? ताप बढ़ने के साथ द्रव की सांद्रता में क्या परिवर्तन होगा? ताप बढ़ने के साथ द्रव की जो सांद्रता है इसमें क्या परिवर्तन होगा, ये सवाल आपसे पूछा गया है। राइट हो जाएगा, द्रव की सांद्रता जो है ये घटती चली जाएगी, घटेगी। राइट हो जाएगा आपका ए ऑप्शन। अगला सवाल देखिए, केशिकत्व का उदाहरण क्या है? चलो बताओ, केशिकत्व का उदाहरण क्या है? बताइए। देखिए केशिकत्व, यहाँ पे केशिकात तो नहीं है, ठीक है, थोड़ा टाइपिंग मिस्टेक है तो ये के ऊपर मात्रा नहीं होनी चाहिए। केशिकत्व का उदाहरण, मोमबत्ती में धागे से मोम का पिघलकर ऊपर चढ़ना, क्या यह केशिकत्व का उदाहरण है? बिल्कुल सही है। लालटेन में मिट्टी के तेल का बत्ती में ऊपर चढ़ना, ये भी सही है। दीपक से जो रुई होती है उससे दीपक का जलना, ये भी आपका केशिकत्व का ही उदाहरण है। तो ये सब आपका हो जाएगा। राइट हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, ए और बी दोनों। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। स्याही का सोखना, ये भी आपका जो केशिकत्व का उदाहरण है। ठीक है, और भूमिगत जल का ऊपर चढ़ना, यानी कि जो मतलब भूमिगत जल है, ये भी। लालटेन में मिट्टी का तेल बत्ती के सहारे ऊपर चढ़ना, ये भी आपका केशिकत्व का ही उदाहरण है। ठीक है, अगला सवाल देखिए, हाइड्रोलिक ब्रेक किस सिद्धांत पर कार्य करती है? हाइड्रोलिक ब्रेक जो है या किस सिद्धांत पर कार्य करती है? बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा, जल्दी से बताइए सही आंसर क्या हो जाएगा। हाइड्रोलिक ब्रेक जो है भाई ये आपका पास्कल के नियम पर सिद्धांत करती है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा, पास्कल के नियम पर। ठीक है, अगला सवाल देखिए, अगला सवाल आपसे क्या कह रहा है, बैरोमीटर पैमाने में अचानक गिरावट का क्या संकेत है? बैरोमीटर पैमाने में अचानक गिरावट, ये किसका संकेत है? अगर बैरोमीटर का जो पैमाना है ये अचानक गिर जाए तो मतलब कि भैया तूफान आने वाला है, तूफानी मौसम आ जाएगा। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। बैरोमीटर पैमाने में अचानक गिरावट जो है ये तूफानी मौसम का संकेत है। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। जो भी डियर ऑप्शन सी बता रहे हैं राइट आंसर आपका हो जाएगा। जल का घनत्व अधिकतम होता है। अब देखिए जल का घनत्व जो है ये अधिकतम कब होता है? जल का घनत्व जो है अधिकतम होता है 4 डिग्री सेल्सियस पर, ये बात आप जानते हैं, 4 डिग्री सेल्सियस पर। लेकिन ऑप्शन में आपको 4 डिग्री कहीं भी नज़र नहीं आ रहा है, तब आप अब इसको केल्विन में बदलिए। आप जानते हैं कि जल का जो अधिकतम घनत्व 4 डिग्री सेल्सियस होता है, अगर आप केल्विन में बदलेंगे इस तो 273 और प्लस 4 यानी 277 केल्विन आपका हो जाएगा। तो मतलब ए ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, 277 केल्विन। ठीक है, अगला सवाल देखिए कि जब कोई जहाज नदी से सागर में घुसता है तो क्या होता है? जब कोई जहाज नदी से सागर में घुसेगा, जब नदी से सागर में घुसता है तो वह ऊपर की ओर उठता है। राइट आंसर हो जाएगा आपका ए ऑप्शन, ऊपर की ओर उठ जाता है। ठीक है, और आगे बढ़ने से पहले आपको बता दें आप सभी मित्र के लिए 5000 से ज़्यादा जीके के क्वेश्चंस की ई बुक लॉन्च की गई है जिस पे 60% का डिस्काउंट चल रहा है। अगर आप ये 5000 जीके के क्वेश्चंस की ई बुक को परचेज करते हैं तो मात्र 39 रुपये में मिल जाएगा। इस पर अभी 60% का डिस्काउंट चला है, बहुत दिनों से अभी मैं चला रहा हूँ, अभी कुछ दिन तक चलेगा भी। ठीक है, और उसके बाद ये डिस्काउंट जो है बंद हो जाएगा। 60% का डिस्काउंट अभी आपको मिल रहा है, 39 रुपये में मिल जाएगा। इस ई बुक की खासियत क्या है? इस ई बुक में आपको हिस्ट्री मिलेगी, जियोग्राफी मिलेगी, इकोनॉमिक मिलेगी, कॉन्स्टिट्यूशन, साइंस, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, स्टैटिक, जीके, इतना तो मिलेगा, साथ में एक्स्ट्रा पॉइंट्स भी मिलेगा। ई बुक की सबसे बड़ी खासियत की इमेज और कलरफुल के साथ है। थोड़ा सा डेमो रिव्यू मैं आपको दिखा देता हूँ ताकि आपको आइडिया लग जाए कि कितनी बेहतरीन और कितने लाजवाब कंटेंट के साथ तैयार की गई है। जो बच्चे अपने इस परिवार से नए जुड़े हैं उनको इसका डेमो रिव्यू दिखाना ज़रूरी है। मेरे प्यारे भाई, इसमें जितने भी क्वेश्चंस हैं ये सारे क्वेश्चंस आपके अपडेटेड हैं, मतलब इम्पॉर्टेंट तो हैं, साथ में एग्जाम्स में पूछे गए हैं और पूछे भी जाएंगे, वही क्वेश्चन है।
एक बार इस ई बुक का डेमो रिव्यू आप देख लीजिए, कितने बेहतरीन तरीके से, कितने लाजवाब कंटेंट के साथ तैयार की गई है। ई बुक जो है आपकी इमेज एंड कलरफुल है। देख लो भाई, गायत्री मंत्र कितने बेहतरीन तरीके से यहाँ पे लिखा गया है। जो गायत्री मंत्र नहीं जानता है वो भी इसे पढ़ लेगा और जान जाएगा, है ना। तो इस वजह से गाइज इसमें ई बुक में आपकी इमेज भी लगाई गई है ताकि पढ़ने में मज़ा आए, बोरिंग बिल्कुल भी महसूस ना हो। और इसका प्राइस जो है नाम मात्र रखा गया है 39 रुपये। और ये प्राइस इसलिए रखा गया है ताकि आप इसकी वैल्यू को समझो, है ना। जब आप पैसे लगाओगे तब आपका पढ़ने का भी मन करेगा, इसलिए नाम मात्र प्राइस 39 रुपये रखा गया है। आप चाहें तो इसे परचेज कर सकते हैं। इसे लेने के लिए आप इस नंबर पर व्हाट्सएप कीजिए 8948667652। एक बार फिर से नंबर नोट कीजिए 8948667652। इस पर आप व्हाट्सएप कीजिएगा, कॉल नहीं लगेगी, केवल और केवल आप व्हाट्सएप ही कर सकते हैं। तो इस पर आप व्हाट्सएप एक बार जरूर कीजिएगा, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल आपसे क्या कह रहा है उसको समझिए, इंपॉर्टेंट सवाल है ये भी। सवाल आपसे क्या कह रहा है कि प्रकाश की गति अधिकतम होती है। आपको बताना है कि प्रकाश की गति जो है या किस में अधिकतम होगी। अब देखो हमसे पूछा क्या जा रहा है, प्रकाश की गति। और प्रकाश की गति जो है भाई ये आपके निर्वात में सबसे ज़्यादा होती है ना। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, निर्वात में। आगे बहुत इंपॉर्टेंट सवाल ये भी है, तो इसका आंसर आप बताएंगे। सवाल है इंडोस्कोप कार्य करता है। इंडोस्कोप जो है यह किस सिद्धांत पर कार्य करता है। TIR के सिद्धांत पर। राइट हो जाएगा ए ऑप्शन, TIR के सिद्धांत पर। अगला TIR का मतलब समझते हो, इसका मतलब है भाई कि फाइबर ऑप्टिक्स तकनीकी का प्रयोग जो है ये आपका इसी में होता है, ठीक है। आंतरिक परावर्तन के सिद्धांत पर, एकल आंतरिक परावर्तन के सिद्धांत पर इसे ही आप TIR कहते हैं, ठीक है। ये इसलिए लैंग्वेज यहाँ पे चेंज किया गया है ताकि आप इसको समझ पाओ। एग्जाम में अगर दे दिया जाएगा जानते भी हुए आप अगर गलत किया हो तो क्या फ़ायदा पढ़ने का, मतलब बेकार है। वायुमंडल में प्रकाश के विसरण का कारण क्या है। वायुमंडल में प्रकाश के विसरण का जो कारण है ये क्या है, मतलब जो प्रकाश वायुमंडल में विसरित होती है इसका मुख्य कारण क्या है, धूल कण, है ना। तो राइट क्या हो जाएगा डी ऑप्शन, धूल कण। अगला सवाल देखिए, दूर संचार में प्रयुक्त तरंगे हैं। दूर संचार में प्रयुक्त तरंगे हैं। देखिए दूर संचार में प्रयुक्त तरंगे, दूर संचार मतलब दूर की चीज़ों का संचार करने के लिए हम माइक्रोवेव या फिर आप जिन्हें कहते हैं सूक्ष्म तरंगे, माइक्रोवेव या फिर सूक्ष्म तरंगों का प्रयोग जो है ये किया जाता है। सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, माइक्रोवेव। अगला सवाल है कि नाइट विजन उपकरण में प्रयुक्त होती है। नाइट विजन उपकरण में प्रयुक्त होती है कौन सी तरंग। राइट हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, अवरक्त तरंग, जिन्हें आप अपने रेडियो अपने टेलीविज़न में भी प्रयोग करते हैं। रिमोट कंट्रोल के लिए अवरक्त तरंग का ही प्रयोग किया जाता है। तो अवरक्त तरंग ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल देखिए कि 40 डिग्री फ़ारेनहाइट का 40 डिग्री सेल्सियस का मान फ़ारेनहाइट स्केल पर क्या होगा। 40 डिग्री सेल्सियस का जो मान है ये फ़ारेनहाइट पर क्या होगा, ये आपको बताना है। राइट आंसर हो जाएगा आपका 104 डिग्री फ़ारेनहाइट, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, ध्वनि का वेग अधिकतम होता है। अब हमसे पूछा गया है ध्वनि का वेग अधिकतम होता है। अभी आपसे पूछा गया था प्रकाश का वेग, तब आपने कहा कि निर्वात में प्रकाश का वेग जो है ये अधिकतम होता है। लेकिन हमसे पूछा गया ध्वनि का वेग, तो भाई ये ठोस में सबसे ज़्यादा होगा। और इसमें ठोस क्या है, आपकी जो धातु है ये आपकी ठोस हो जाएगी। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ध्वनि का वेग जो है ये धातु में सबसे ज़्यादा होता है या ठोस में सबसे ज़्यादा होता है। कभी कभी ये धातु और ठोस नहीं देता है, इस्पात दे देगा या लोहा दे देगा। तो आप ध्यान दीजिएगा उसमें कि ठोस आपको क्या नज़र आ रहा है, वही आपका राइट आंसर होगा, ठीक है भाई। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल, अगला सवाल है आपके सामने कि डेसिबल इकाई का प्रयोग किया जाता है। डेसिबल इकाई का प्रयोग जो है या किसके लिए करते हैं। ओजोन लेसर की मोटाई गलत, वायु की गति गलत, ध्वनि की तीव्रता मापने के लिए डेसिबल इकाई का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन सी परफेक्ट आंसर हो जाएगा। फुसफुसाहट में कितने डेसिबल ध्वनि उत्पन्न होता है। जैसे कहते हैं ना कि वो चुगली कर रहा है, तो भाई चुगली करने में जो ध्वनि उत्पन्न होती है वो कितनी डेसिबल होती है, मतलब बहुत धीरे धीरे बोलते हैं भाई वो कह रहा
ऐसे ही है ना। तो ये हो जाएगा आपका लगभग 20 डेसिबल, ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। जो फुसफुसाहट होती है इसमें मात्र 20 डेसिबल ध्वनि जो है ये उत्पन्न होती है, राइट हो जाएगा आपका 20 डेसिबल। और बाकी अगर कहा जाएगा इस तो हल्ला करना मतलब जैसे भीड़ भड़के में अगर कहा जाए या फिर कहीं झगड़े हो रहे हैं तो उसमें अगर डेसिबल का प्रयोग किया जाए तो लगभग 70-80 डेसिबल आपका हो जाता है। इससे ज़्यादा भी हो जाता है, अगर कहा जाए तो 60-70 के लगभग नॉर्मल भी होता है, 60-70 आप नॉर्मल कह सकते हैं। लेकिन अगर झगड़े में बात की जाए तो भाई ये 80-90 या एक तरीके से कहा जाए तो 100 डेसिबल भी आपका पहुंच जाता है झगड़े में, है ना। देखिए साधारण बातचीत में कहा जाए तो वही आपका जैसे कि 30 से 60 में आपका साधारण बातचीत हो जाता है। और गुस्से में बातचीत जो मैंने अभी बताया ना भाई कि जैसे झगड़े में, तो वो आपका हो जाएगा 70-80, ये कभी कभी 90 भी दे दिया जाता है, 80-90, तो आप 80-90 भी टिक कर पाएंगे, लेकिन 70 से 90 के बीच अधिकतर ये आपको ऑप्शन में मिलेगा। अगला है कि सामान्य टीवी रिमोट कंट्रोल में प्रयोग की जाने वाली तरंगें हैं। अभी जस्ट मैंने आपको बताया कि टीवी के रिमोट में प्रयुक्त तो होती है आपकी अवरक्त किरण, अवरक्त तरंग। तो सही आंसर क्या हो जाएगा, सही उत्तर क्या हो जाएगा, डी ऑप्शन आपका अवरक्त किरणें। ओके, आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल देखो, मनुष्य के लिए मानक ध्वनि स्तर क्या है। मानक ध्वनि मतलब एक तरीके से कहा जाए तो बहुत ही सामान्य, मानक का मतलब होता है आपका सामान्य, ठीक है। बताइए भाई, मेहनत अच्छी लग रही है तो लाइक कर दो यार, इतनी मेहनत आपके लिए कर रहे हैं तो आपका तो फर्ज बनता है कि आप लाइक करो। चैनल पे पहली बार हो सब्सक्राइब करो, जम के शेयर करो मित्रों तक, उनको भी इसका बेनिफिट मिले। तो प्लीज़ एक बार क्लास को लाइक और शेयर जरूर कर देंगे सभी मित्र। देखो मैं ये जानता हूँ भाई कि मैं कहता हूँ आप करते नहीं हैं, है ना, लेकिन मैं सोचता हूँ कि कह दूंगा तो हो सकता है क्योंकि जो हमारे परम मित्र हों वो जरूर शेयर कर देंगे, जो हृदय के प्रिय मित्र हैं वो जरूर शेयर कर देंगे। लेकिन आप ऐसे मित्र हैं कि कितनी भी मेहनत कर लो आप उसे देखते नहीं हैं, है ना। अगर यही क्लास आपको अगर पेड कोर्स में मिलती तो आप उसकी वैल्यू को समझते हैं, लेकिन बेहतरीन मेहनत करने के बावजूद जो मैं आपको फ्री में दे रहा हूँ ना, इस वजह से आप इसकी वैल्यू को नहीं समझते हैं। भाई बेहतरीन क्वेश्चन आपके लिए हैं। मनुष्य के लिए मानव ध्वनि स्तर आपका 60 डेसिबल हो जाएगा, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है, बहुत इजी सवाल है, राइट हो जाएगा विद्युत मोटर। अगला सवाल देखिए, डायनेमो परिवर्तित करता है, थोड़ा सा ये टिपिकल है, जल्दी से बताइए। टिपिकल नहीं है, बस थोड़ा सा ऑप्शन को ध्यान से देखना है बस। राइट हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है, ये हो जाएगा डायनेमो, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है आपका यहाँ पे हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं भैया। अगला सवाल है कि फ्लोरोसेंट ट्यूब में कौन सी गैस भरी जाती है। फ्लोरोसेंट ट्यूब में कौन सी गैस भरी जाती है। राइट हो जाएगा मरकरी या नियॉन, ऑप्शन डी करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। नेक्स्ट, एसी को डीसी में परिवर्तित करता है, यानी अल्टरनेटिव करंट को जो गाइस करंट को बदलता है, ये कौन बदलता है। राइट हो जाएगा रेक्टिफायर, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा रेक्टिफायर। अगला सवाल देखिए, अर्धचालक की जो चालकता है ये 0 डिग्री केल्विन ताप पर कितनी होती है। चालकता जो है इसकी 0 डिग्री केल्विन पर भाई ये कितनी होगी, 0 होगी ना, मतलब शून्य होगी। सही आंसर हो जाएगा आपका डी ऑप्शन शून्य। अगला सवाल है, ट्रांजिस्टर बनाने के लिए सबसे जो प्रयुक्त पदार्थ है वो क्या है। ट्रांजिस्टर बनाने के लिए सबसे प्रयुक्त पदार्थ है सिलिकॉन, राइट हो जाएगा आपका सिलिकॉन, ऑप्शन डी करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। अगला सवाल है, साइक्लोट्रॉन किसको त्वरित करने के लिए प्रयुक्त होता है। सही आंसर हो जाएगा प्रोटॉन को त्वरित करने के लिए, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। 43 क्वेश्चन हो गए हैं, पर इसलिए भी एक क्वेश्चन और है। अगला देखिए कि निम्न में से किसकी सबसे अधिक ऊर्जा होती है। बताइए सबसे अधिक ऊर्जा किसकी होती है। सबसे अधिक ऊर्जा जो है ये गामा किरण की होती है, गामा रेज की होती है। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा गामा किरण या गामा रेज की। ठीक है, देख लीजिए थोड़ा सा यहाँ पे ऊर्जा के क्रम में अगर कहा जाए सबसे ज़्यादा तो ये होता है गामा किरण, फिर इसके बाद कहा जाएगा इस तो ये आपका यक्स किरण है यानी यक्स किरण, उसके बाद कहा जाए तो अल्ट्रावायलेट किरण, उसके बाद दृश्य प्रकाश किरण, अवरक्त किरण, उसके बाद माइक्रोवेव, उसके बाद आपका रेडियो वेव। ठीक है, तो सबसे कम तो वो हो जाएगा आपका रेडियो वेव और सबसे अधिक तो हो जाएगा आपका गामा। ताम्र की डिस्क में एक छेद है, यदि डिस्क को गर्म कर दिया जाए तो छेद का आकार कैसा होगा। बताइए ताम्र की डिस्क में एक छेद है और अगर डिस्क को गर्म कर दिया जाए तो छेद का आकार घट जाएगा, मतलब एक तरीके से कहा जाए ज़्यादा अगर आप गर्म कर दोगे तो बंद भी हो जाएगा। तो राइट हो जाएगा आपका बी ऑप्शन, घट जाएगा, क्योंकि धातु की प्लेट जो होती इसका आयाम जो है भाई ये बढ़ जाता है और धातु के परमाणु की अंतर परमाणु दूरी के विस्तार के कारण जो धातु का घनत्व है ये कम हो जाता है, इस वजह से घटता चला जाएगा। अगर गर्म कर दोगे धातु की प्लेट धातु की डिस्क को तो उसका जो छेद है उसमें वो घटता चला जाएगा। ठीक है, और एक समय ऐसा आएगा कि वो बंद भी हो जाएगा जब ज़्यादा गर्म हो जाएगा। भाई आपको ये हमारी मेहनत कैसी लगी कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा, और अगर अच्छी लगी तो लाइक करके जाना, चैनल पर पहली बार आए हो सब्सक्राइब कर लेना ताकि आने वाली हर एक नई क्लास की नोटिफिकेशन समय से मिला करे। और जो भी प्यारे भाई बहन
अभी तक क्लास को लाइक नहीं किए हैं वह एक बार क्लास को दिल की गहराई से लाइक जरूर कर देंगे, क्योंकि आप इस बात को अच्छे से जानते हैं कि आपके लाइक शेयर सब्सक्राइब से ही मुझे मोटिवेशन मिलता है। तो प्लीज़ एक बार सभी मित्र क्लास को लाइक और अपने मित्रों तक शेयर जरूर कर दें। मिलते हैं इसके बाद एक और नई खास वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहिए। पीडीएफ टेलीग्राम चैनल एग्जाम गुरुजी भाई अरविंद सर पर मिल जाएगी, लिंक वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में देख लीजिएगा। मिलते हैं दूसरी नई वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। नमस्कार। अब जी के विषय का डर हुआ पूरी तरह खत्म। जी हाँ, आप सभी के लिए 5000 प्लस क्वेश्चंस की ई बुक लॉन्च की जा चुकी है। इस ई बुक में आपको हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक, कॉन्स्टिट्यूशन, साइंस के अंतर्गत फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी और स्टैटिक जीके के 5000 प्लस क्वेश्चंस के साथ एक्स्ट्रा पॉइंट्स मिलेंगे। यह ई बुक आपको इमेज एंड कलरफुल मिलेगी ताकि आपको पढ़ने में मजा आए। इस ई बुक को आप मात्र 39 रुपये में परचेज कर सकते हैं, जिस पे 60% का डिस्काउंट चल रहा है। अगर आप अभी परचेज करेंगे तो आप मात्र 39 रुपये में खरीद सकते हैं। इसको खरीदने के लिए UPI ID पूजा BCI T05@OKSBI पर आपको मात्र 39 रुपये पे करना है, या फिर अन्य डिटेल्स आप व्हाट्सएप नंबर 8948667652 पे आप प्राप्त कर सकते हैं। यहाँ से भी आप परचेज कर सकते हैं। यह ई बुक आपको सभी एग्जाम्स में बहुत ज़्यादा हेल्प करेगी और आपको सिलेक्शन दिलाने में बहुत ज़्यादा मदद करेगी। बहुत बहुत धन्यवाद।